चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। राइट। जो चैप्टर नंबर 3 है, आपका पार्ट तीसरा जो गणित का, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। राइट चिल्ड्रन, 10th क्लास का 3rd चैप्टर है ये। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, रैखिक समीकरण के बारे में 9वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा है चिल्ड्रन। जब आपके पास 2x प्लस 3y इजिकल टू 5, जैसे आपके पास 2x प्लस 3y बराबर है 5, ये एक रैखिक समीकरण है चिल्ड्रन। जब आप ऐसे उसका प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो एक सीधी रेखा इसमें बनती है। यहाँ 10th क्लास में हमारे पास है रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब दो जोड़े, यानी दो इक्वेशंस बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रैखिक समीकरण युग्म। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। राइट चिल्ड्रन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो चलिए हम चलते हैं इसमें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कैसे लिखते हैं चिल्ड्रन। देखो, हमारे पास अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके सामने मैंने लिखी है। देखो किस तरह से लिखी है मैंने, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पे चिल्ड्रन जो a1, b1, a2, b2, c1, c2 ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, पर इसमें एक कंडीशन भी वेरीफाई होनी चाहिए जो मैंने नीचे लिखी है। अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, या a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का अंडर रूट भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये जो आपको इक्वेशंस दिख रही हैं, इन इक्वेशंस में ये जो आपको सामने इक्वेशन दिख रही हैं, इसमें दो वेरिएबल हैं। मैंने एक साथ में एग्जाम्पल भी दिया है आपको कि हम किसी भी इक्वेशंस को किस तरह से लिखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इस तरह से हम इक्वेशन, मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। तो आप इस बात को समझो कि हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाले क्या हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया। अब अगर आप अब दोबारा से आप देखो ग्राफ की तरफ, अगर देखो तो आपको यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ दे रखे हैं चिल्ड्रन। देखो ए में जो आपका ग्राफ है, इसमें 2 लाइन आपको दिख रही हैं, है ना। जैसे दो इक्वेशन है तो 2 लाइन है। अब 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो प्रतिच्छेद करती हैं पहली बात में, दूसरे में या तो समांतर हैं, तीसरा या वो समपाती हैं। तीनों आपको ग्राफ में दिख रही हैं। देखो आप ध्यान से देखो, या तो प्रतिच्छेद करती हैं, या वो समांतर हैं, या फिर तीसरे वाली में वो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, उसको समपाती बोलते हैं चिल्ड्रन। तो आप अब मेरी बात को अगर थोड़ा समझ गए तो आपने अब एक चीज और समझनी। जो आपके पास यहाँ दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इनमें आपने सबसे पहले a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2, पहले सबसे पहले चिल्ड्रन आपने ये कैलकुलेट करने हैं। a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 आपने ढूंढने हैं। अब ध्यान देना, मैं जो आपको बताने वाला हूं, देखो मैंने a में लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, अगर a1 ओवर a2 नॉट बराबर है b1 ओवर b2, तो चिल्ड्रन अपने माइंड में स्ट्राइक कर लो कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। राइट, क्लियर हो गया। दूसरी बात ध्यान से देखो, अगर a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 है, तो आप ध्यान देखो आपके पास ये जो रेखाएं हैं समांतर हैं चिल्ड्रन, समांतर है। और तीसरी बात, अगर आपके पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 है, तो जो ये रेखाएं चिल्ड्रन, ये आपके पास समपाती हैं। तो 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई। तीनों को आपको याद करना है ढंग से कि a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 है तो प्रतिच्छेद करती हैं, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 है तो समांतर हैं। तीनों बराबर हैं चिल्ड्रन, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2, तो फिर तीनों की तीनों जो हैं वो आप कह सकते हो कि दोनों रेखाएं जो हैं वो एक रेखा के ऊपर दूसरी है, यानी समपाती है। दो बातें आपको क्लियर होगी। अब हम अगर तीसरी बात में जाएं चिल्ड्रन, अब आपने एक चीज अपने दिमाग में और बिठानी, अगर आपके पास दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं,
तो उसका एक हल है, एक अद्वितीय हल है। देखो आपके पास सपोज दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपने a1/a2 ढूंढा, b1/b2 ढूंढा, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो आप डिक्लेयर कर दो कि इसका एक अद्वितीय हल है। उसी को आपने हल करना चिल्ड्रन, और बाकी हल करने की जरूरत नहीं। अगर मान लो आपके पास दूसरी कंडीशन आती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट बराबर c1/c2, या तीनों बराबर आते हैं, तो आपने हल नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कि दूसरे वाले केस में, देखो दूसरे वाले केस में क्या बन रहा है, मैंने लिखा है सामने, दूसरे वाले में समांतर हो गए रेखाएं, तो उसके क्या होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं जब सीधी आगे को जा रही हैं तो कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई हल नहीं है ना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/, समांतर है चिल्ड्रन, तो इसके क्या होंगे, कोई भी हल नहीं। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो संपाती हैं, इसका मतलब है इसके अनेक हल है, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी है चिल्ड्रन, तो इनफाइनाइट अनेक सोल्यूशन है उसके। क्लियर हो गया। तो चिल्ड्रन ये कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर की मैंने आपसे बात कर ली कि हमने ये बेसिक चीजें इसमें यही डिस्कस करनी है। अब मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ने का रोड मैप आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी ने आपको इस चैप्टर को हल करने, सोल्व करने का क्या तरीका बताया। देखो 3.1 प्रश्नावली जो है उसमें कोई ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें जैसे मान लो कि एक पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है, 4 साल के बाद इसकी आयु इतनी रह जाएगी, इस तरह के कुछ आपको सिचुएशंस दिए हैं। तो उन सिचुएशंस को पढ़ के समीकरण बनाना, ये सबसे पहले हम सीखेंगे 3.1 प्रश्नावली में, राइट चिल्ड्रन। जो दूसरी 3.2 प्रश्नावली है उसमें ग्राफीय विधि से आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 समीकरण के बॉक्स बनाने, और फिर आपने ग्राफ पेपर लेना, उसमें प्लॉट करना। तो 3 तरह के ग्राफ आएंगे आपके, या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखेंगी, या फिर समांतर दिखेंगी, या फिर जो रेखाएं एक के ऊपर दूसरी आ जाएगी। तो दूसरा जो 3.2 प्रश्नावली है चिल्ड्रन, उसमें एनसीईआरटी में हम सिर्फ कुछ प्रश्न ऐसे हल करेंगे जिसमें ग्राफीय विधि से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। 3.3 के आगे चिल्ड्रन, 3.3 में हम लोग प्रतिस्थापन विधि, अब देखो जो आपके समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, इसको हल करने की 4 विधियां हैं चिल्ड्रन, ग्राफीय, फिर विलोपन, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्र गुण। तो ये देखो इसने आपको एनसीईआरटी में 3.2 में आपके पास ग्राफ आ गया, 3.3 में प्रतिस्थापन आ गया, 3.4 में बज्र गुणन आ गया, 3.4 में आपके पास विलोपन आ गया, 3.5 में वज्र गुणन आ गया। और जो 3.6 या उसके आगे की जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ली है, उन्होंने थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं जो, और एक आधी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो इस ऑल इन ऑल इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइंड, आपको सभी बच्चों को अपने माइंड में एक रोड मैप बनाना है कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। जो बेसिक चीजें मैंने बताई यही हम सीखेंगे, हम स्टेप वाइज चलेंगे चिल्ड्रन। मैंने इस चैप्टर में है क्या, रोड मैप क्या है इसको लर्न करने का, वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए हम स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। मैं आपको हर चीज को एक स्टेप वाइज आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन एक चीज का आपने अच्छे से ध्यान रखना मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। देखो मैथमेटिक्स मेरे पढ़ाने से आपको कभी नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूं कि चिल्ड्रन ये चीज है। सपोज मैंने आपको किसी भी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कराए, उससे आपको मैथ आने वाला नहीं है चिल्ड्रन। मैथ आपको तब आएगा जब ये जो क्वेश्चन है इनको करने के बाद, आपने अच्छे से मेरे वीडियो को देखना, उसको करने के बाद जब तक आप खुद से प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, पेन और पेपर लेके नहीं बैठेंगे, खुद से ही क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को आप, यानी एक टॉपिक के अगर 8 से 10 क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो टॉपिक आपके दिमाग तक जाने वाला नहीं है चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स खुद से करने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। अपने माइंड में अच्छे से समझ लो, मैं सारे क्वेश्चन करके दिखा दूंगा आपको मैथ आ गया, ऐसा संभव ही नहीं है। मैथ तभी आएगा जब जितने भी प्रश्न हैं उनको आपने खुद से भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं किसी चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो बाकी के प्रश्न को आपने करना है और तुरंत करना है। जैसे मेरा वीडियो खत्म होता है आधे घंटे का गैप लेकर के फिर आप प्रैक्टिस करो। स्टेप वाइज हम चलेंगे।
आप एंजॉय करेंगे मैथ को लर्न करना। तो आइए चलते हैं चिल्ड्रन अपने वीडियो की तरफ। चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3rd। राइट चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 3rd जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग एक अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले चिल्ड्रन कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहूंगा। वैसे तो मैथमेटिक्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आगे चल करके, क्योंकि +1 +2 में या आगे हायर क्लासेस में जो मैथमेटिक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। पर क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक मैथ आपका हिंदी मीडियम में है, और हिंदी मीडियम क्योंकि हमारी मातृभाषा है, इसलिए उसको उसमें समझना और आसान हो जाता है। पर बीच में वो सारी टर्म्स जो आपको आगे हायर क्लासेस में जाके यूज़ होंगी, वो भी मैं साथ में आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम इसको चिल्ड्रन बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। अब थोड़ा सा चिल्ड्रन हम इसको अच्छे से समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहां ये शब्द का इस्तेमाल है युग्म, दो चर युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। राइट, पहले तो सब बच्चे एक चीज को अच्छे से नोट करो, ये चर क्या चीज होती है। देखो, हमारे पास ये एक इक्वेशन है 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4। ये एक समीकरण है। ठीक है चिल्ड्रन, इसको हम बेसिकली सरल समीकरण बोलते हैं या रैखिक समीकरण बोलते हैं। रैखिक समीकरण का वर्ड हम क्यों करते हैं इसको यूज, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास से पहले छोटी क्लासेस में भी आपने ये बात सीखी है 9th क्लास में। ठीक है, कैसे सीखी है देखो। इसको रैखिक क्यों बोलते हैं चिल्ड्रन, चलिए मान लिया जाए मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। ये लिखा मैंने y = 2y = 4 - 3x, इसको सोल्व कर दिया। y = 4 - 3x/2, ऐसे सोल्व कर दिया। राइट चिल्ड्रन, अब आप एक ऐसे बॉक्स बनाइए, ऐसे एक बॉक्स बनाइए, ऐसे ऐसे, इसमें यहां x ले लो, यहां y ले लो। अब कोई आप ऐसी वैल्यू लो चिल्ड्रन, जैसे x की वैल्यू मैंने यहां पे 0 ले ली। अगर आप x यहां 0 भरेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 0/2, 2, यानी आपके पास यहाँ y की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 ली, तो y की वैल्यू आ गई 4 - 3 × 2/2, यानी 4 - 6/2, यानी -2/2, यानी -1 आ गई। राइट चिल्ड्रन, आप कोई और आगे की वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे इसमें 4 ले लो, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 4 ले ली, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 4 - 12/2 -8/2 -4 आ गई। अब चिल्ड्रन ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बने, जो ये पहला वाला पॉइंट है ये बना आपका 0,2, ये वाला पॉइंट बना 2, -1, ये वाला पॉइंट बना 4, -4। मैं आपको अभी जो समझा रहा हूं ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं। देखो, अगर आप इस चीज को चिल्ड्रन एक ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, इस चीज को देखो, आप देखें यहाँ पे आपका पॉइंट है पहले 0,2, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0,2। दूसरा पॉइंट है 2 - 1,
तो 2 ये है और -1 यहाँ पे है, ये दूसरा पॉइंट आ गया, 2 -1। तीसरा पॉइंट है 4 -4, तो ये यहाँ जैसे 4 हो गया आपका और -4 यहाँ जैसे हो गया, यहाँ जैसे आपका पॉइंट आ गया 4। ये ग्राफ पेपर में आपने ड्रॉ करना चिल्ड्रन। और आप देखेंगे जब जब आप यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, तो आपको एक सरल रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी, सरल सीधी। तो पहले तो सारे बच्चे ये ध्यान रखो, इस चीज को हम रैखिक क्यों बोलते हैं? ये जो समीकरण है चिल्ड्रन, इसको रैखिक हम क्यों बोलते हैं? इसको रैखिक इसलिए बोलते हैं कि इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो आपको एक सीधी रेखा मिलती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब रही बात कि इसको हम दो चर देखो, अब ये जो वर्ड है बच्चे इसको लेके भी कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक चर होता है, इसको चर को बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल, देखो चर का मतलब क्या होता है, समझो चर का मतलब क्या होता है। सपोज मेरी जेब में x रुपीज हैं, मेरी पॉकेट में x रुपीज हैं, तो x चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। इसको चर बोलते हैं। चर मतलब वेरिएबल, जो क्वांटिटी वेरिएबल वेरी करती है। और एक आपका अचर होता है। अचर, अचर मतलब जैसे 2 हैं, अगर मैंने बोला मेरी जेब में 2 रुपए हैं तो 2 ही हैं, 10 नहीं है, 20 नहीं है। तो आपको अब चर, अब यहां पे एक चर नहीं है चिल्ड्रन, 2 हैं, x और y, इसलिए हमें इसको 2 बोला। तो चर का आपको पता लग गया, 2 का पता लग गया, रैखिक का आपको पता लग गया। 3 बात तो क्लियर होगी। चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी सारी बेसिक चीजों का आपको पता होना चाहिए चिल्ड्रन। अब देखिए यहां एक और वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, समीकरण। देखो चिल्ड्रन, जहां पे भी, जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू, जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाता है, जहां भी इक्वल टू का साइन आ जाता है, जैसे ये बराबर है का साइन जहां भी होता है, कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन जब इक्वल हो जाती है उसको हम समीकरण बोलते हैं। समीकरण, है ना। तो आप किसी भी पद को या 2 पदों को बराबर कर दें तो समीकरण बनता है। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमारे पास जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है कि आपका चर क्या होता है, अचर क्या होता है, रैखिक क्या होता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई चिल्ड्रन, ये सारी बातें 9th क्लास की हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब आपको समझ में आ गई बात ये सारी। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं उसमें आपने थोड़ा ध्यान देना चिल्ड्रन, कि हम लोग जो सबसे पहली बात सीखेंगे इसमें चिल्ड्रन, हम जो इसमें बात करेंगे, चलिए आपके पास जो 3.1 एक्सरसाइज है इसका हम पहला प्रश्न लेते हैं। आपके पास देखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है चिल्ड्रन, उसमें हम इसी बात को देखेंगे कि जो कोई स्टेटमेंट दे रखी है उसको समीकरण में कैसे बदलते हैं, राइट, और उसको फिर ग्राफ में हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। देखिए अब इस प्रश्न में आफताब, चलिए मान लिया जाए हम ये कहते हैं कि जो वर्तमान है, वर्तमान में आफताब की आयु, आफताब की आयु, हमने वर्तमान में आफताब की आयु ले ली x वर्ष, ये ले ली x वर्ष, और आफताब की पुत्री की आयु, ले ली हमने y वर्ष, राइट चिल्ड्रन। अब ये तो वर्तमान में है, 3 साल पहले। अब 3 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 3 नहीं 7 वर्ष पूर्व,
तो ये बात कर रहा है आपसे यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए चिल्ड्रन, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या थी? बताओ क्या थी? आफताब की आयु क्या थी? आप इसमें से 7 माइनस कर दो, x माइनस 7 वर्ष इतनी थी। और पुत्री की आयु कितनी थी? जो पुत्री की आयु थी वो थी y माइनस 7 वर्ष। तो ये आपको पता चल गया कि आफताब की आयु 7 साल पहले कितनी थी और पुत्री की कितनी थी। तो इसने लिखा है कि 7 गुनी, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। यानी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है प्रश्न के अनुसार कि x माइनस 7 यानी आफताब की आयु 7 गुनी है उसके पुत्री की आयु की। ये तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 7y माइनस 49, x माइनस 7y 7 माइनस 49, x माइनस 7y माइनस 42। ठीक है चिल्ड्रन, तो हमने इस स्टेटमेंट को एक समीकरण में बदल दिया। इस स्टेटमेंट का हमने एक समीकरण बना दिया। साथ में अब कह रहा है 3 वर्ष बाद। अगर आप देखें यहां पे तो 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की क्या सिचुएशन है? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की आयु x प्लस 3 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा ना चिल्ड्रन 3 साल के बाद। वो आप माइनस इसलिए किया कि वर्तमान से आप 7 साल पीछे जा रहे हैं, इसमें 3 वर्ष आगे जा रहे हैं। अब पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3। तो प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है इसमें? प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या दे रखा है कि x प्लस 3 गुनी y प्लस 3। सोल्व कर दो चिल्ड्रन, x प्लस 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y बराबर है 6। देखिए तो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई। एक तो आपका युग्म बन गया, एक ये और एक ये। क्लियर? तो हमने इस स्टेटमेंट को बीजगणितीय रूप में लिख दिया। अब अगर चिल्ड्रन इसी चीज को अगर हमने ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम ग्राफ में, अभी मैंने आपको सिखाया था कि ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए इसी स्टेटमेंट को मैं आपको ग्राफ में बताता हूं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आपके पास यहां 2 इक्वेशंस आ गई चिल्ड्रन, एक ये आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करना आपने। देखो माइनस 7y माइनस 42 माइनस एक्स 7y माइनस काट दो थ्रू आउट आप यहाँ पे 42 प्लस एक्स हो जाएगा। y की वैल्यू 42 प्लस एक्स बटा 7। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, इसका एक बॉक्स बना देना है यहाँ पे। देखो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चिल्ड्रन, एक छोटा सा बॉक्स बनाना ऐसे, और इसमें 3 ही वैल्यू निकालनी है आपने। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अगर हम यहाँ पे इसको 0 लिखते हैं चिल्ड्रन तो 7 6 के 42, 6 आ गया। तो एक पॉइंट आपका बन गया 0,6। अब दूसरी वैल्यू देखिए, अगर इसमें से आप 7 माइनस कर दें तो 35 आ जाएगा, तो 7 5 35, या इसमें 7 ऐड कर दें 49 आ जाएगा। देखो इसको अगर आप 7 लेते हैं तो 49 7 7 49। तो ये इस तरह से आपके, देखिए इस तरह से आपके 3 पॉइंट आ गए। सभी बच्चों को ग्राफ प्लॉट करने आता है। तो हम, ये तो हो गया आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमने यहां भी ये ले ली, ये लो, इसको सोल्व कर लो। माइनस 3y 6 माइनस एक्स y 3y x माइनस 6। देखो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू निकाल लो, x माइनस 6 ओवर 3। चिल्ड्रन इसका भी ऐसे ही बॉक्स बना लो एक, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज x, दिस इज y। इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे आप तो ये -2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप 6 ले लो, ये 0 आ जाएगा। या इसकी वैल्यू आप 3 ले लो, 3 ले लो तो -1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे, ये सारे बच्चों को आता है बनाने,
आपके पॉइंट बन गए, ये लो। अब जब ये पॉइंट बन गए, इन पॉइंट्स को चिल्ड्रन आपने ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, देखो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए। तो आपने ग्राफ पेपर लेना और उसके बीचों बीच आपने ऐसे लाइन लगा देनी। ये आपने आज करना जरूर, ग्राफ पेपर लेकर के। आपको कोई भी प्रैक्टिकल फाइल पुरानी देखनी है, उसमें ग्राफ पेपर जरूर मिल जाएगा। जो गांव में दूर दराज में बच्चे रहते हैं उनको मिल सकता है ग्राफ इस तरह से, राइट। नहीं तो आप लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। देखो आप बिना ग्राफ के भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सपोज यहाँ पे आपने पॉइंट ले लेना, जैसे बराबर डिस्टेंस में 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर को भी ले लो आप, 1 2 3 4 5 6, इस तरफ को भी ले लो, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरफ को भी ले लो, -1 -2 -3, है ना। पेपर में ग्राफ पेपर जो है वो एग्जामिनर बोर्ड खुद देता है आपको, ग्राफ पेपर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेगा चिल्ड्रन। अब आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना, जैसे 0 6 है तो 0 6 ये पॉइंट है चिल्ड्रन, ये लो। फिर -7 5 है, ये -6 है, -7 है, -7 5, ये यहाँ जैसे आया, देखो यहाँ जैसे अगर मैं बनाऊँ तो दिस इज -7 5। अगला जो पॉइंट है 7 7 है, तो 7 7 यहाँ जैसे, है ना, बीदी के आसपास आएगा ये। चलिए जो भी है, 7 इस कोने में यहाँ जैसे आएगा ये, 7 7। इसको आपने स्केल लेनी चिल्ड्रन, और इसमें सीधा आपने स्केल से सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर देनी, ऐसे स्केल के साथ आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन करनी ड्रॉ आपने। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है, जैसे 0 -2 ये वाला पॉइंट है चिल्ड्रन, फिर 6 0 ये वाला पॉइंट है, और फिर 3 -1 3 -1 ये यहाँ जैसे है। इनको भी आपने इस तरह से, है ना, ये ग्राफ पेपर जो है ना उसमें आएगा एक्यूरेटली चिल्ड्रन, आपने देख लेना है इसको। ये आपके पास एक पॉइंट था इसमें 0 -2, है ना, 0 -2 6 0 3 -1, ये आप पहले जोड़ लो, 3 -1 यहाँ जैसे आ गया, 3 -1 इस तरह से। अब ग्राफ पेपर में खैर आगे जाके मिलेंगे, ये अलग इशू है, बट आपने इस प्रश्न में आपने सीख लिया कि कोई स्टेटमेंट अगर दे रखी है उसको आपने कैसे बीजगणितीय रूप में लिखना और कैसे उसको ग्राफ में प्लॉट करना। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। चलिए हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आगे। जैसे हमारे पास थ्री 3.2 एक्सरसाइज की कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। 3.2 की देखिए, सबसे पहली बात तो ये है चिल्ड्रन कि लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन। आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, a1 ओवर a2 ढूंढना है, फिर आपने b1 ओवर b2 ढूंढना है, फिर आपने c1 ओवर c2 ढूंढना है। तो सबसे पहली बात तो चिल्ड्रन कि अगर आपके पास a1 ओवर a2 बराबर नहीं है b1 ओवर b2 के, है ना चिल्ड्रन, ये बात को आपने अच्छे से समझना। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये जो रेखाएं हैं एक पॉइंट पे काट रही हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, ये मतलब हुआ इसका। ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। दूसरी बात, इसका एक अद्वितीय हल है, होगा एक अद्वितीय हल,
इसका एक अद्वितीय हल इसका होगा। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात चिल्ड्रन, अगर हम मान लो सपोज यहाँ पे A1 ओवर A2 ये बराबर आ रहा है आपका B1 ओवर B2, बट नॉट बराबर है C1 ओवर C2, इसका मतलब है जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं चिल्ड्रन, समांतर हैं। और अगर ये समांतर हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, है ना। तो ये आपकी दूसरी बात होगी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, ये आपकी दूसरी बात होगी। तीसरी बात, अगर आपके पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 सब बराबर हैं चिल्ड्रन, तो इसका मतलब है अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है चिल्ड्रन, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, इसको बोलते हैं हम समपाती, समपाती अनेक हल। तो देखो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये सिचुएशन है तो प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल है, और जो ये संगत है, यहाँ भी संगत है और यहाँ भी संगत है, यहाँ असंगत है, यहाँ असंगत है, ये भी आपने ध्यान रखना। प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, संपाती हैं। एक बात, एक अद्वितीय हल है, कोई भी हल नहीं है, अनेक हल है। दूसरी बात, संगत है, असंगत है। तीसरी बात, यही बात आपको 3.2 एक्सरसाइज में मिलेगी चिल्ड्रन। जैसे मैं 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सपोज 3.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। देखो ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये क्वेश्चन है आपके पास। और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपसे ये पूछ रहा है कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो चिल्ड्रन तीन चीजें हैं इसमें जिस पे हमने कंसंट्रेट करना है। चलिए क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें A1 ओवर A2 ढूंढा, 5/7 आ गया, राइट। इसी तरह से आपने A2 B1 ओवर B2 ढूंढा, -4 ओवर 6 आ गया। अब देखो इसमें ये दोनों बराबर नहीं है चिल्ड्रन, नहीं है बराबर, ये लो। तो आप कह सकते हो कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, वो प्रतिच्छेद करती है। तो पहली कंडीशन आपकी क्लियर होगी कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर चिल्ड्रन, दिस थिंग इज क्लियर, ओके। अब इसी तरह से चिल्ड्रन अगर हम बात करें, इसके कुछ और क्वेश्चन हम लें। जैसे आपके पास क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं लेता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये देखो, आपसे पूछ रहा है, जैसे इसका चलो मैं फर्स्ट ही पार्ट ले लेता हूं। आपके पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y। इसमें ये पूछ रहा है कि ये संगत है या फिर असंगत है, असंगत है। ये दो बातें पूछा है सिर्फ इसने, बाकी कुछ नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ चिल्ड्रन, राइट। चलिए अब देखिए आपने क्या करना है, ध्यान से देखो। आप इसमें क्या करेंगे, A1 ओवर A2 ढूंढेंगे चिल्ड्रन। आपके पास आ रहा है 3/2, आप यहाँ पे B1 ओवर B2 भी ढूंढो। आप क्या आ रहा है 2 ओवर -3 -2 ओवर 3। अब आप ध्यान दो कि इसमें A1 ओवर A2 बराबर नहीं है चिल्ड्रन B1 ओवर B2 के। A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 के बराबर नहीं है।
अगर ये सिचुएशन है तो मैं आपसे अभी बात करी, अगर ये पहली सिचुएशन आती है या लास्ट वाली आती है तो आपने संगत लिखना है। तो यहाँ पे आपने संगत लिखना है। पर अगर ऐसा आता है आपके पास कि पहले दो बराबर हैं, तीसरे के बराबर नहीं है, फिर आपने असंगत लिखना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज अनदर थिंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसमें इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, कि अगर आपके पास संगत या असंगत है तो आपने बताना है, और अगर वो संगत है फिर ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका उसी कैटेगरी का है चिल्ड्रन। तो इस एक्सरसाइज को आप सभी बच्चों ने प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट रहता है तो मैंने जो आपको पैटर्न बताया उसको आपने फॉलो करना है, मुझसे बात करनी है, मैं उसका तुरंत आपको सोल्व करके आपको दूंगा या समझाऊंगा। इसके साथ ही चिल्ड्रन, जो ये चैनल है मेरा या ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, मैथ में 10th का कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। आपके रिलेटिव में या कहीं दूर पार कोई बच्चा जिसको मैथ को सीखने में प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर ये आपको समझ में आया सब और मेरा चैनल अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक बटन आपने इसमें जरूर दबाना चिल्ड्रन। और इस वीडियो को देखने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, आराम से 1-2 दिन में, आज का दिन, कल का दिन, कल शाम तक आपने इसका जो होमवर्क है वो करना है, सारे प्रश्न को सोल्व करना है, राइट? क्योंकि जब आप मैथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एक्चुअल में आएगा चिल्ड्रन, और ईजीएस्ट वे में आप मैथ को सीख सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।